अवेंजर्स एंड गेम के बाद निक फ्यूरी की वापसी हो रही है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर स्क्रल्स को रोका नहीं गया तो वो अर्थ को पूरी तरह टेक ओवर कर लेंगे। बट फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग इतनी ट्रेजिक होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड रेजरेक्शन का ब्रेकडाउन, जहां साथ ही मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है करंट टाइम मॉस्को में। यहाँ पर मॉस्को लिखने के लिए जो फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल यूज किया गया है वो मैच करता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और ब्लैक विडो वाले स्टाइल से। अब एमसीयू की टाइमलाइन में ये टाइम होगा मिडल ऑफ 2025, क्योंकि इससे पहले आए शो शी हल्क में ये कंफर्म किया गया था कि वो शुरू हुआ था 2024 में और खत्म हुआ 2025 में। एंड क्योंकि द मार्वल्स के ट्रेलर से हम ऑलरेडी जानते हैं कि निक फ्यूरी वापस हमें दिखेगा सेबर स्पेस स्टेशन में, जो ये क्लियर करता है कि द मार्वल्स की इवेंट सीक्रेट इन्वेजन के बाद ही होगी। तो फाइनली अब एमसीयू अपनी टाइमलाइन के हिसाब से मूवीज और शोज रिलीज करना शुरू कर चुका है। मॉस्को में हमें दिखता है एजेंट रॉस जो मिलने जा रहा है किसी और एजेंट को। एंड थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि ये एजेंट रॉस एक्चुअल में एक स्क्रल है। बट इसकी एक हिंट हमें तभी मिल जाती है जब वो कॉल कटने के बाद इस फोन को थ्रो करता है। अब एजेंट रॉस जिससे मिलता है उसका नाम है एजेंट प्रेस्कॉट। अब मार्वल कॉमिक्स में प्रेस्कॉट नाम से तो नहीं बट मिस्टर प्रेस्कॉट नाम से एक कैरेक्टर जरूर है जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में दिख चुका है। एंड इस कैरेक्टर को भी शौक था सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करने का, जिस तरह का कुछ यहाँ पर ये कैरेक्टर एजेंट प्रेस्कॉट करते हुए दिखता है। अब एजेंट प्रेस्कॉट ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जो ये प्रूव करती है कि जो भी वर्ल्ड के अराउंड अटैक्स हो रहे हैं उन सबके पीछे मल्टीपल एजेंसीज नहीं बल्कि एक ही ग्रुप है, स्क्रल्स का। प्रेस्कॉट यहाँ पे मेंशन करता है 30 साल पुरानी इवेंट जहाँ पर कैरल डेनवर्स और निक फ्यूरी स्क्रल्स को अर्थ पे लाए थे उन्हें एक नया होम दिलाने का प्रॉमिस करके। अब कैप्टन मार्वल के क्लाइमैक्स में तो हमने कैप्टन मार्वल को स्क्रल्स की स्पेसशिप के साथ स्पेस में जाते हुए देखा था, लेकिन फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट्स के बाद ये क्लियर हुआ कि स्क्रल्स अभी भी अर्थ पे ही है, स्पेशली स्क्रल थैलोस और उसकी वाइफ सोरेन जो निक फ्यूरी और मारिया हिल बन के रह रहे थे। अब प्रेस्कॉट के क्वेश्चन करने पे कि निक फ्यूरी कहाँ है, एजेंट रॉस कहता है सेबर स्पेस स्टेशन में। अगेन ये चीज भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में देखने मिली थी, जहाँ निक फ्यूरी स्पेस में स्क्रल्स के साथ एक स्पेस स्टेशन पे था। अब यहाँ रॉस के ये कहने पे कि निक फ्यूरी को अर्थ पे बुलाने के लिए कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, प्रेस्कॉट उसे पकड़ाता है एक डिवाइस जिसमें स्क्रल्स के नेक्स्ट बड़े अटैक की डिटेल्स हैं। लेकिन एजेंट रॉस इस होलोग्राफिक डिस्प्ले में हो रही इवेंट्स को देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है, जहाँ सेकंड हिंट मिलती है कि रॉस एक्चुअल में एक स्क्रल ही है। जब रॉस इस डिवाइस को लेके जाने की कोशिश करता है तो प्रेस्कॉट समझ जाता है कि वो एक स्क्रल है और उस पर अटैक करता है। अब सेल्फ डिफेंस में रॉस उसे शूट कर देता है और बाहर निकल के वो कांटेक्ट करता है मारिया हिल से। तभी कोई उसका पीछा करने लगता है और उससे भागने के चक्कर में वो एक बिल्डिंग से गिर जाता है। यहीं पर मारिया हिल पहुंचती है और रिवील होता है कि उसका पीछा करने वाला स्क्रल थैलोस था और एक्चुअल में रॉस खुद एक स्क्रल है। अब एजेंट एवरेट रॉस को हमने लास्ट टाइम देखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहां उसकी एक्स वाइफ वेलेंटिना एलेग्रा CIA की न्यू हेड बन चुकी थी। यहीं पर छुप के वकांडन्स का साथ देने की वजह से एंड में उसे अरेस्ट कर लिया गया था, जिसे मिडनाइट एंजल के आर्मर में ओकोए ने छुड़ा लिया था। अब इंटरेस्टिंगली हमें ये नहीं पता कि रॉस स्क्रल कब से है। क्या वो सिर्फ इस छोटे से इंटरेक्शन के लिए था या फिर जिस रॉस को हम फर्स्ट ब्लैक पैंथर से देखते आ रहे हैं वो एक्चुअल में एक स्क्रल था। अब ऐसी चीजें कॉमिक्स में जरूर हो चुकी है जहाँ कई साल पुराने कैरेक्टर्स को बाद में स्क्रल के रूप में रिवील किया जाता है। एंड हो सकता है कि इस सीरीज के एंड में ऐसी कुछ और चीजें भी रिवील की जाए। अब होता है सीक्रेट इन्वेजन का लोगो रिवील जो AI एनिमेशन के साथ होता है, जो इफेक्ट आजकल काफी पॉपुलर है। बट देन नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है निक फ्यूरी की अर्थ पे, जहाँ से उसे पिक करती है मारिया हिल और वो मिलने जाते हैं थैलोस को। थैलोस के रूम में हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ सोरेन की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज सुन के निक फ्यूरी उसे स्क्रल्स के स्टाइल में हक करता है, जो चीज हम कैप्टन मार्वल में भी देख चुके हैं। इसी रूम में स्क्रल्स का एक ग्लोइंग प्लांट दिखता है जिसका नाम है सैंतो मिलिका, जो स्क्रल्स के प्लेनेट पे ही ग्रो होता होगा। लेकिन स्क्रल्स की तरह इस प्लांट ने भी अब अडॉप्ट कर लिया अर्थ के एटमॉस्फेयर को। यहीं पर थैलोस मेंशन करता है कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल दोनों ने ही स्क्रल्स को अबैंडन कर दिया था ब्लिप के बाद, जिसके बाद से एक बागी स्क्रल जिसका नाम ग्रेविक है उसने एक स्क्रल काउंसिल बना ली है और वही लोग हैं जो अर्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं। अब इस स्क्रल काउंसिल ने थैलोस को उनके ग्रुप से बाहर निकाल दिया है और इनफैक्ट उसकी खुद की बेटी जिया नहीं, जो मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कहा था गिया, वो भी थैलोस को छोड़ के इस बागी ग्रुप का पार्ट बन गई है। थैलोस की बेटी को भी हमने कैप्टन मार्वल के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जहाँ उसकी एज भी मोनिका रैम्ब्यू की एज के सिमिलर। अब ये तीनों मिलकर रिव्यू करते हैं एजेंट प्रेस्कॉट से मिले डेटा को एंड हमें पता चलता है कि इन बागी स्क्रल्स का सीक्रेट हाइड आउट रशिया के रेडियो एक्टिव वेस्ट वाले जोन में है। क्योंकि स्क्रल्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन से इम्यून है, इसलिए वो रशिया के अबैंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में छुपे हुए हैं। प्रेस्कॉट एक ग्रुप AAR यानी कि अमेरिकन्स अगेंस्ट रशिया को मॉनिटर कर रहा था एंड इसी ग्रुप का यूज करके ग्रेविक US और रशिया के बीच वॉर कराना चाहता है। दूसरी तरफ US में जेम्स रोड्स यानी कि वॉर मशीन मिलता है US प्रेसिडेंट रिचसन से। अब प्रेसिडेंट रिचसन को हमने लास्ट टाइम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था, जहाँ वो वकांडा के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता था। वहीं जेम्स रोड्स को हमने देखा था द
फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहाँ वो सैम विल्सन के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि उसने शील्ड गवर्नमेंट को वापस क्यों दे दी। रोडी यहाँ पर प्रेसिडेंट को बताता है कि उन्होंने निक फ्यूरी और मारिया हिल का एक एनक्रिप्टेड कॉल ट्रेस किया है, जिसके बाद फ्यूरी सेबल स्पेस स्टेशन से बिना किसी को बताए निकल आया और तब से वो दोनों ही रोडी के कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे, जिस पर रिचसन इस सिचुएशन को उसे ही हैंडल करने को कहता है। अब जिस तरह से रोडी यहाँ पर बात करता है मुझे वो भी थोड़ा सस्ती लग रहा है। मॉस्को में जब फ्यूरी वॉक पे जाता है तो उसे MI6 के कुछ एजेंट किडनैप करके लाते हैं एक हाई रैंकिंग ऑफिसर सोनिया फॉल्सवर्थ के पास, जिसे निक फ्यूरी पहले से जानता है। अब सोनिया फॉल्सवर्थ MCU में एक न्यू कैरेक्टर है, लेकिन इसका कनेक्शन हो सकता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिख चुके हाउलिंग कमांडोज में से एक जेम्स फॉल्सवर्थ से। अब जेम्स भी एक ब्रिटिश सोल्जर था जो आगे चल के एक सुपर हीरो यूनियन जैक बना था, लेकिन कॉमिक्स में उसकी बेटी का नाम जैकी फॉल्सवर्थ था जो सुपर हीरो स्पिटफायर बनी थी। एंड इन एडिशन सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज में वो MI13 की एक मेंबर थी जो स्क्रल्स के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। तो इस शो में भी आगे चल के सोनिया का कनेक्शन जेम्स फॉल्सवर्थ के साथ दिखाया जा सकता है। यहाँ पर बातों बातों में वो एक ओल्ड स्टैचू में बग प्लांट कर देता है जिससे वो उसके ऑफिस में होने वाली बातें सुन सके। अब मॉस्को से 312 किलोमीटर दूर एक स्क्रल बेटो पहुंचता है एक गार्डेड लोकेशन पे। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है तालोस की बेटी गिया से, जो उसे वेलकम करती है इन स्क्रल्स की हिडन लोकेशन जिसका नाम है न्यू स्क्रलोस पे। अब स्क्रल्स का प्लेनेट जो क्री और स्क्रल वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था उसका नाम था स्क्रलोस। एंड जिस तरह से असगार्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद न्यू असगार्ड बना था अर्थ पे, उसी तरह से स्क्रल्स ने भी अपने लिए न्यू लोकेशन सिलेक्ट कर लिया न्यू स्क्रलोस नाम की। ये लोकेशन एक अबैंडन न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ 500 से ज्यादा बागी स्क्रल्स रहते हैं और यहीं पर है इनके रेजिस्टेंस का लीडर ग्रेविक का हेडक्वार्टर भी, जहाँ पर हमें बहुत सारी मेमोरी मशीन्स देखने मिलती है जो उसी तरह के पॉड्स हैं जो यूज किए गए थे कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल डैनवर्स की मेमोरीज को मैनिपुलेट करने के लिए। यहाँ पर इन मशीन्स का यूज करके ह्यूमंस की मेमोरीज को उनका रूप लेने वाले स्क्रल्स अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब ग्रेविक लंच रूम में बैठ के अपने एसोसिएट के साथ निक फ्यूरी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो गिया भी वहीं बैठ के उस पर नजर रखे होती है। इस सीन में गिया जो बुक पढ़ रही है उसका नाम है अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड। एक स्क्रल होने के बावजूद अपने फादर की तरह उसका इंटरेस्ट भी ह्यूमंस में उतना ही है। अब गिया को भेजा जाता है मॉस्को में एक डील करने के लिए। इसी डील की डिटेल सोनिया अपने ऑफिस में भी डिस्कस कर रही होती है जिसे हिल, टेलोस और फ्यूरी अपने रूम में सुन रहे होते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है एक आदमी वैसिली पॉर्पिस चैन के बारे में जो ग्रेविक को कुछ सप्लाई करने वाला है। अब न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एक रियल वर्ल्ड सोवियत कमांडर था वैसिली आर्किपाव, जिन्होंने अपने राइट डिसीजन से अपनी कंट्री को वर्ल्ड वॉर करने से रोका था। लेकिन यहाँ जो वैसिली दिखता है वो ग्रेविक को वेपन बनाने का कोई मटेरियल सप्लाई करता है जिसे गिया अपने साथ ले जाती है। वैसिली की बिल्डिंग में घुसने के टाइम उसकी बिल्डिंग के गेट पे लगी चेन को टेलोस अपने हाथों से तोड़ देता है जो स्क्रल्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। यहीं पर एक फनी कन्वर्सेशन में हमें टेलोस की एज पता लगती है जो 136 इयर्स का है और वो कहता है कि वो ह्यूमन ईयर्स में 40 इयर्स का भी नहीं है, जिसका मतलब है कि स्क्रल्स एटलीस्ट 300 साल तक तो जीते होंगे। जब वो निक फ्यूरी से ये पूछता है कि उसकी मिड लाइफ क्राइसिस में उसने क्या शॉपिंग की थी तो फ्यूरी फन वे में रिप्लाई देता है द अवेंजर्स, यानी कि जब अवेंजर्स की टीम फॉर्म हुई थी तब निक फ्यूरी 40 प्लस था। बट कैप्टन मार्वल मूवी में निक फ्यूरी की एक्चुअल बर्थ डेट दिखाई गई है 7 अप्रैल 1950, जिसके हिसाब से साल 2025 में वो 75 साल का होगा। अगर इसमें से ब्लिप के 5 साल भी निकाल दिए जाए तब भी निक फ्यूरी की एज 70 प्लस है। बाय द वे निक फ्यूरी को प्ले कर रहे एक्टर सैमुअल एल जैक्सन की एज 74 है। इसी रूम में निक फ्यूरी बैठता है एक चेयर पे जो लुई 15 की चेयर है। लुई 15 17th सेंचुरी में किंग ऑफ फ्रांस थे। यहीं पर निक फ्यूरी टेलोस को बुलाता है एजेंट केलर नाम से। ये एक ईस्टर एग है कैप्टन मार्वल मूवी का, जहाँ पर टेलोस ने शील्ड के इसी एजेंट केलर को इम्पर्सनेट किया था। जब निक फ्यूरी और टेलोस वैसिली से सच्चाई पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैसिली भी एक स्क्रल ही है। अब पहले तो टेलोस वैसिली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली निक फ्यूरी को उसे शूट करना पड़ता है। जब मारिया हिल गिया को रोकने में फेल हो जाती है तो टेलोस खुद उसे रोकता है, जहाँ वो गिया को ये भी बताता है कि ग्रेविक और उसके लोगों की वजह से ही गिया की माँ मारी गई, लेकिन फिर भी गिया उसकी बात ना सुन के वहां से निकल जाती है। अब निक फ्यूरी मिलता है एक बार में मारिया हिल से, जहाँ वो उसे क्वेश्चन करती है कि इतने सालों से जब वो उसे कांटेक्ट कर रही थी तो उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। इनफैक्ट वो उससे ये भी पूछती है कि जब वो फाइनली अब यहाँ आया है तो क्या वो इस बैटल के लिए रेडी भी है। जिसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर निक फ्यूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड क्रेडिट्स में डस्ट हो गया था। लेकिन यहाँ जब मारिया हिल निक फ्यूरी को ये पूछती है कि वो अर्थ वापस क्यों आया है तो वो कहता है टेलोस के लिए, और मारिया उसे क्वेश्चन करती है कि क्या वो सच में टेलोस के लिए है या किसी और के लिए। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा क्योंकि पास्ट की MCU हिस्ट्री में निक फ्यूरी की कोई भी फैमिली नहीं दिखाई गई, तो क्या यहाँ पर मारिया हिल खुद की बात कर रही थी या फिर किसी और के बारे में जो हमें अभी तक पता नहीं है। अब रात को गिया वापस आती है अपने फादर से मिलने, जहाँ वो उसे बताती है कि अटैक कब और कहाँ होगा, और बॉम्ब वाले बैग्स को ट्रैक करने के लिए वो उन्हें इंफ्रारेड स्प्रे से मार्क भी कर देगी। अब नेक्स्ट डे निक फ्यूरी, मारिया हिल और टेलोस तीनों उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रेविक के आदमी अटैक करने वाले हैं। इस लोकेशन में हमें रशिया की पॉपुलर बिल्डिंग्स देखने मिलती है जिनमें सेंट बेसिल्स कैथेड्रल और स्पेस
हकाया टावर भी है। अब ये तीनों बॉम्ब कैरियर्स को उनके बैग पे लगे स्प्रे के थ्रू ट्रैक करते हैं, जिसे देखने के लिए उन्होंने पहने होते हैं इंफ्रारेड ग्लासेस। लेकिन जब वो बैग्स उनके हाथ आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो डिकॉय बैग्स थे और बॉम्ब कहीं और ही फिट है। इसी बीच निक फ्यूरी के सामने आती है वो लड़की जिसे उसने रात को वॉक करने के टाइम देखा था। उसके हाथ में वही सेम बॉल होती है और निक फ्यूरी उसे फॉलो करने लगता है। अब ये सीन काफी अजीब सा है क्योंकि ये लड़की चलते चलते बहुत सारे रूप बदलती है और एंड में ट्रांसफॉर्म होती है ग्रेविक में। तो ये क्लियर नहीं होता कि निक फ्यूरी का ये हेलुसिनेशन था या फिर ग्रेविक उसके अर्थ पे आने के बाद से उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच जब ग्रेविक ट्रिगर दबाता है तो बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं और भगदड़ के बीच जब मारिया हिल निक फ्यूरी के पास जाती है तो वो उसे शूट कर देता है और रिवील होता है कि ये निक फ्यूरी एक्चुअल में ग्रेविक ही था, जबकि ओरिजिनल निक फ्यूरी दूसरी तरफ खड़ा होता है एंड मारिया हिल की डेड बॉडी पे ही एपिसोड खत्म होता है। अब ये बड़े डिस्कशन की बात है कि क्या मारिया हिल की डेथ यहाँ पर फाइनल है, क्योंकि इससे पहले भी निक फ्यूरी कई बार अपनी खुद की डेथ फेक कर चुका है और सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसी सीरीज है जहाँ पर मल्टीपल स्क्रल्स भी दिखेंगे दूसरों का रूप लेते हुए। तो इस एपिसोड की एंडिंग को लेकर और डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मारिया हिल की डेथ जो यहाँ दिखाई गई है वो MCU में परमानेंट होगी? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।